नमस्कार प्यारे साथियों, एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे दोस्तों को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा परिवार पूरे के पूरे 1 मिलियन बनाने के लिए 10 लाख परिवार, जो 10 लाख का परिवार बन गया हमारा एमडी क्लासेस। तो सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम। एक बार फिर से भारत माता की जय। तो एक बार ललकार लगाकर सब लोग जय हिंद बोल दीजिए। और आज का पता है, इस सेशन जबरदस्त जाने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं, हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो विज्ञान का पंचनामा है। विज्ञान का पंचनामा और पंचनामे की सीरीज में मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं जो रेलवे परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या है कहानी आज। हाँ, मतलब कल संडे को सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगातार जो है मैराथन चलेगी। और ये 12 घंटे का, 12 दिसंबर 12 घंटे की लगातार मैराथन चलेगी। कल 9 बजे से लेकर, सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 9 बजे तक जबरदस्त मैराथन चलेगा। 4 सब्जेक्ट का, जीके, जीएस, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग। तो ये सेशन चलेगा मेरे प्यारे साथियों। सभी लोग आइएगा इस सेशन में, सभी लोग आइएगा। रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके, जीएस, ये चारों लोग कल धमाल मचाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो सभी लोग जुड़िएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे साथियों। हाँ, अगर तहलका 2.0 लेते हैं तो आपको पता है सारी चीज़ें एक बहुत अच्छी रिवीजन कराई जाएगी, एक अच्छे वे में आपको तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप लोग देखिएगा, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। अगला है अंतिम पड़ाव बैच। और अंतिम पड़ाव बैच के बारे में आपको सबको पता है, मात्र 649 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है। इसमें रेलवे की सभी पढ़ाई के लिए आपको रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं हमारे इस पंचनामे का पहला प्रश्न। कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? पर 100 मिलीलीटर इन अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी took approximately how many grams of hemoglobins are found in the blood? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिए मेरे प्यारे साथी। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी लोग ललकार लगा दो। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, सभी लोग का आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर इसका क्या होगा पहले प्रश्न का? 12 से लेकर 6 ग्राम होता है प्रति किसमें? मिलीलीटर में। तो ये बात आपको याद रखना है, प्रति मिलीलीटर में 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है। इससे कम हो जाएगा तो भी दिक्कत होती है और ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है या एक वर्णक है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से भैया ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो लाल लाल रंग ब्लड का इस पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। ये मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों का सिलसिला चलता रहेगा, मजा आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? गजब क्वेश्चन है भाई साहब। कह रहा है सबसे छोटा जीवाणु या बैक्टीरिया की लंबाई कितनी होती है? What is the length of the smallest bacterium? तो सबसे पहली बात तो जान लो, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है? माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है मेरे प्यारे साथियों। तो माइकोप्लाज्मा, कभी कभी और भी मिल जाता है, बेजिटोवा मिल जाता है, माइक्रोसिस्ट मिल जाता है, तो कह सकते हो। खैर इससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है कि 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? माइक्रोमीटर होता है। ये बात आपको, माइक्रोन या माइक्रोमीटर होता है। तो इसका आंसर डी होगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की लंबाई निम्नलिखित में से कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 0 पॉइंट, देखिए
सबसे छोटा है 1 से लेकर 0.5 तक होता है, तो यहां तक यही आंसर इसका सही होगा, सी। तो आपको पता है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका या स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिसिकम है, माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिसिकम है, ये बात आपको याद रखना है, गैलेक्टिसिकम है, तो ये बात आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, गैलेक्टिसिकम। फिर पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी या लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल स्पर्म। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल तो ओवा बताओगे या अंडाणु बताओगे। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, आपको बताना है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यस्दीकरण। क्या बोलते हैं? यस्दीकरण बोलते हैं, या और एक नाम से बोलते हैं इसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या होता है? लोहे पर जिंक की परत लगा देना, मतलब प्लाटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन सरफेस। और इसी वजह से जो लोहे को जंग रहित बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? जंग रहित या रस्टलेस बनाया जाता है, लोहे पर जंग ना लगना, ये क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सरसों का पौधा कितने घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है? तो भैया पानी अवशोषित जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, और पानी ऊपर चढ़ता है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन या केशकत्व की क्रिया बोला जाता है। तो पौधे जड़ से जो पानी लेते हैं वो किस क्रिया द्वारा लेते हैं मेरे प्यारे? तो परासरण या ऑस्मोसिस द्वारा। और तकरीबन 5 घंटे में वो इतना पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना उनके शरीर का वेट होता है या भार होता है, ये बात याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी को निम्नलिखित में से कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? सभी प्यारे दोस्तों को बताना है कि आपको यह बताना है कि सूरज के प्रकाश में आने वाली, सूर्य की प्रकाश में जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस या पराबैंगनी किरण है उससे हमको रक्षा कौन सी परत करती है? तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, ओजोन लेयर करती है। और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जहां पर ओजोन लेयर की परत पाई जाती है, और ओजोन लेयर जो है मेरे प्यारे साथी सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें या हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, हम तक नहीं पहुंचने देती है। नहीं तो हमको क्या हो जाए, हम सबको क्या हो जाए? त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। ओजोन है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? तो O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, माचिस की तिल्ली पर निम्नलिखित में से किसका मसाला उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस 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 ना लिखिएगा, यहाँ पर लेपिंग लिख दीजिएगा, लेपिंग। Which of the following लेपिंग इज यूज्ड ऑन द माचिस स्टिक्स? आपको बताना, जो माचिस का, मान लीजिए माचिस का बॉक्स है, मैच बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ पर जो लाल लाल कलर का लगाया रहता है जिस पर हम लोग तिल्ली रगड़ के जला देते हैं, वो एक्चुअली में लाल कलर का है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों लाल फास्फोरस है। क्या है? लाल फास्फोरस है या रेड फास्फोरस है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? रेड फास्फोरस है, ये बात आपको याद रखना है, रेड फास्फोरस है। तो याद रखिएगा माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता मानव के हड्डियों में कौन सा फास्फोरस पाया जाता, तो सफेद फास्फोरस पाया जाता है।
ये बात याद रखिएगा कि मानव के या ह्यूमन के बोन्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन के बोन्स में मेरे प्यारे साथियों वाइट फास्फोरस पाया जाता है, वाइट फास्फोरस पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। चलो, ये बहुत आसान था क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल। आपको ये बताना है मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक भी बताएंगे, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि जब भी कभी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं या साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो साइंटिफिक नेम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना, लैटिन भाषा का प्रयोग। तो दुनिया में जितने भी साइंटिफिक नेम हैं सब लैटिन भाषा में लिखे जाए। अब सोच रहे होंगे सर लैटिन भाषा में क्यों लिखा जाता है? तो लैटिन दुनिया का एकमात्र भाषा है, ओनली वन लैंग्वेज विच डू नॉट हैव या डज नॉट हैव सिनोनिम्स। मतलब दुनिया का एकमात्र भाषा है जिसका कोई सिनोनिम्स नहीं होता है। तो याद रखिएगा, वहां एक शब्द का मतलब एक ही होता है, एक शब्द का मतलब एक ही होता है। हमारे वहां तो एक्सप्रेशन बदलने पर क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता। अच्छा, हमको सिखा रही है, अच्छा अच्छा भाई। तो एक्सप्रेशन बदलते हैं तो शब्द का मतलब क्या हो जाता है, बदल। अच्छा, हमको सिखा रही है, गुस्से में कहता है जब कोई सडनली न्यूज, अच्छा, है ना, अच्छा माल काटे हो, है ना, इसको खुश। तो ये एक्सप्रेशन बदलने पर सब बदल जाता है ना। तो लैटिन भाषा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका एक शब्द का कई मतलब नहीं होगा। अगर एक शब्द का कई मतलब होगा तो मतलब कोई कुछ और ही समझ के बैठेगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हरे रंग का निम्नलिखित में कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इमिट्स ग्रीन लाइट। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह जो हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है? बहुत मस्त प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। सभी लोग मेरे प्यारे साथियों आंसर दीजिएगा, कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है मेरे प्यारे साथियों? चलो भाई साहब, तो कौन सा है? वरुण है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? वरुण है। मतलब ये मार्स, क्या है, ये मार्स है। ये क्या है? यूरेनस, शुक्र मतलब वीनस। और वरुण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? वरुण हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि वरुण में क्यों होगा हरे रंग का प्रकाश, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन गैसें पाई जाएंगी। अगला प्रश्न क्या कहता है, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है। कह रहा विकसित होने पर, तो याद रखिएगा रीढ़ की हड्डी, किसकी बेटा? रीढ़ की हड्डी की अगर हम बात करेंगे या बैकबोन की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो बैकबोन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। बैकबोन अगर शिशु है, क्या है? शिशु है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफैंट्स बोलते हैं। तो अगर शिशु है तो शिशु में बैकबोन की संख्या कितनी होती? 33। लेकिन अगर वो विकसित हो गया, अगर वो विकसित हो गया या डेवलप हो गया, बड़ा हो गया भैया, तो डेवलप्ड होने पर आपको पता है हड्डियों की संख्या घटकर 26 हो जाती है। तो यहाँ पर विकसित पूछा है, विकसित होने पर हड्डियों की संख्या रीढ़ में कितनी होती है? तो आप बताओगे 26, 26। लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चा है, मतलब शिशु है, तो उसमें हड्डियों की संख्या 33 होगी। तो दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगला प्रश्न क्या कहता है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। वी कैन सी द स्टार ट्विंकलिंग। आपको बताना है तारे चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, झनझनाता है। तो क्यों भैया? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या कह सकते हो प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण, या फिर कह सकते हो कि उपयुक्त में से सभी कारण। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर ठोकिए, सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर ठोकिएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा।
चलिए मेरे प्यारे साथी, चलो तो बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन तो जो है इसका सबसे नियरेस्ट आंसर होगा। वैसे आया जाए तो सब हो सकता है, सारे आंसर, बट नियरेस्ट आंसर उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द मोस्ट फ्लेमेबल? आपको बताना है सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन सी है। पहला है रुई, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है ऊन, चौथा है रेशम। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन सा पदार्थ है? सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन सा पदार्थ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील है मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे ज्वलनशील इसमें तो ऊन आपको सबसे ज्यादा आसानी से जलता हुआ दिखाई देगा। चलो भैया ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको एस्टेरॉइड कहा जाता है, या हिंदी में बोलते हैं इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये बात आपको याद। अब ये क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे खंडों में किसके बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, चक्कर लगा रहा होता है सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों के साथ में। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों के अंदर ज्ञात सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, या जो है आप कह सकते हो NaOH से क्रिया कराकर, या H2SO4 से क्रिया कराकर। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा क्या होना चाहिए। सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, मस्त क्वेश्चन है। चलिए तो याद रखिएगा क्या होगा, जलाकर। सूती वस्त्र देर में जलेगा जबकि ऊनी वस्त्र तुरंत जल जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत जल जाएगा। मतलब फास्टली जो है ये जलेगा फास्टली और ये लेट में जलेगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक, मेल्टिंग आइस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द आइस। देखो कह रहा है बर्फ का, जब हम, ये कोई आइस है या बर्फ है, इस बर्फ का दाब अगर हम बढ़ाते हैं, प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और परिवर्तित रहेगा या शून्य रहेगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिएगा बेटा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको याद रखना है उसका गलनांक घट जाएगा। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? जब कभी सूरज डूबता है तो भैया डूबने के बाद भी लाल दिखाई देता है, और जब कभी सूरज निकलता है तो निकलने से थोड़ी देर पहले भी लाल दिखाई देता है। तो आपको बताना है किसकी वजह से? विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? रेडिएशन, वाटर वेपर, डस्ट माइट्स, या फिर स्कैटर्स? तो ये बता दीजिएगा सर प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है वो लालरी सूरज निकलने से पहले भी दिखाई देता है और सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद तक भी दिखाई देता है मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, पावर प्लांट्स आर एडेड टू हाउस। जो घर में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो कैसे होते हैं? समांतर श्रेणी क्रम में होते हैं, या इन सीरीज ऑर्डर? समांतर क्रम में होते हैं, इन पैरेलल ऑर्डर होते हैं, मिश्रित क्रम में? इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग ठोकिए आंसर दीजिए, मजा आने वाला है। सभी लोग आंसर डालिए भैया, सभी लोग आंसर डालिए। तो याद रखिएगा हमेशा समानांतर क्रम में या पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल जोड़ने का तरीका बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए मान लीजिए कोई एक सर्किट है, मान लीजिए कोई एक सर्किट है,
तो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में जुड़ा हुआ। और पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पैरेलल का है। सीरीज में क्या होता है? इस तरह का जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एज ऑन चलता रहता है। तो ये बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब आते हैं अगला है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अपक्रिया है। सबको पता है कि अगर लोहे में जंग लग रहा है तो आयरन जो है वो नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसका नेचर कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, जो है आयरन ऑक्साइड, या कह सकते हो कि जंग लगना कहलाता है। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? द हीटिंग ऑफ द वाटर इन द केटल इज एन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि जो केतली होती है, उस केतली में जो पानी भरा होता है वो पानी गर्म ही रहता है। बताना है आपको कि केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है, या कंडक्शन कन्वेक्शन का। याद रखिएगा, कन्वेक्शन केवल और केवल लिक्विड के लिए होता है, और किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। जबकि चालन जो होता है, चालन जो होता है वो सॉलिड के लिए, कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड के लिए होता है। विकिरण या रेडिएशन किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। संघनन भी किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। तो ये बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो आपको याद रखना है, जिस वस्तु की प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसी में सबसे ज्यादा ध्वनि की तीव्रता होती है। तो ध्वनि की तीव्रता सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ठोस में होती है। फिर उसके बाद कहाँ होती है भैया? ठोस के बाद द्रव में होती है। किस में होती है? द्रव में होती है। द्रव के बाद किस में होती है? गैस में होती है मेरे प्यारे साथियों। और याद रखिएगा, ध्वनि यहाँ चल ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि भैया ध्वनि तरंगे या साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव को जो है ट्रांसमिट होने के लिए क्या चाहिए मेरे प्यार? तो मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ ध्वनि की चाल ना चल पाएगी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होती है? सॉलिड होती है। देन कहाँ होती है? लिक्विड में। और सबसे कम गैस में। इसमें तो चल ही नहीं पाएगी। अब आते अगले प्रश्न, कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये भाई साहब कॉर्निया है और यहाँ पर लेंस है, तो इसके बीच में तरल भरा होता है या लिक्विड भरा होता है? तरल भरा होता है या लिक्विड भरा? उस तरल या लिक्विड को क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर बोलते हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर बोलते हैं। एक्वस मतलब समझे, कचाप द्रव भरा होता है, उसी क्षेत्र को एक्वस चैम्बर कहा जाता है। चलो भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रुधिर को थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? पहला लिखा है सेरोटोनिन, तो ये नहीं होगा, गलत है। हिस्टामिन, ये भी गलत है। बेसोफिल, ये भी गलत है। प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही बात है। जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड कागुलेशन में मदद करता है। और प्लेटलेट द पार्ट ऑफ ब्लड, आपको पता है ब्लड में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट। तो यही प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड कागुलेशन में या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, उच्च रक्तचाप मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा है वृक्क, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। मस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, सभी लोग आंसर दीजिएगा।
चलो भाई साहब, तो दोनों को प्रभावित करता है, इसको और इसको, मतलब उपयुक्त सभी। ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, ये सब चीज़ें क्या है, दोनों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न क्या, रक्त का थक्का बनाने या स्कंद में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो प्रोटीन होती है जो ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करती है। एक तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों फाइब्रिनोजेन, एक क्या है, फाइब्रिनोजेन है, और दूसरे प्रोटीन का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन है। दूसरा प्रोटीन कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन है। और ये दोनों प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया, इसलिए इसको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहा जाता है। तो फाइब्रिनोजेन क्या है, ब्लड कोगुलेशन या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और ये फाइब्रिनोजेन के साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन भी है। ये दोनों प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रभावी होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैस आती है, मीथेन आती है। कौन आती है, CH4 मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं। तो भैया देख लो, और कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वाटर वेपर आता है, वाटर। तो कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न। हाँ चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों ये रहे आपके क्वेश्चन, और इन सब बैच को आप लोग आराम से ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए ज़बरदस्त तरीके से। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप लोग क्या करिए, जो आपकी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, लव यू ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम।